Hello and welcome to my channel. My name is Harsh and I am a final year student of pharmacy and आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है AKTU। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है AKTU, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो इसी क्या हमारे जो फार्मेसी है वो अंडर द PCI आता है, मतलब इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो PCI है। जैसे कि जो लोग LLB करते हैं उनकी कंडक्टिंग बॉडी BCI होती है, मतलब बार काउंसिल ऑफ फार्मेसी। ऐसे ही ये है फार्मेसी काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही है PCI। ऐसे ही जो लोग MBBS करते हैं उन लोगों की कंडक्टिंग बॉडी होती है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सब हमारी कंडक्टिंग बॉडीज़ होती हैं। तो अब सबसे पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये सिलेबस है। सिलेबस में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में हमें सब कुछ पढ़ना है, इसका स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लेवल, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, बेसिक इन लाइफ प्रोसेस, होमियोस्टेसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। तो ये सब बेसिकली बहुत ही मतलब बेसिक है। तो इसके लिए में चलते हैं, कौन पढ़ाता हूँ दिखाता हूँ जरा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट स्टार्ट यहाँ पर भी दे रखा है, देख सकते हैं। मॉड्यूल 1 ये रहा पूरा सिलेबस। सबसे पहले है स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले है चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी क्या होता है? इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। द सिस्टमिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म अंडर टू डिसिप्लिन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन। बता देता हूँ। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शनिंग, कि हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, इसमें समझने वाला यही है। और तो आप खुद ही देख सकते हो इसमें ह्यूमन बॉडी रिलेशनशिप विद द अदर फिजियोलॉजिस्ट, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चर। सेल आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबको पता है सेल से ही हमारा पूरा जो बॉडी है वो ड्राइव होता है। तो सबसे पहले इसमें ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी बेसिकली स्किन से रिलेटेड है। एंडोक्रिनोलॉजी मतलब हार्मोनल सिस्टम हमारे। न्यूरोलॉजी मतलब नर्वस सिस्टम, CNS, PNS, इन सब से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब देख लेते हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। स्कोप में आप ये सब हेडिंग पढ़ सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक होता है मॉलिक्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी होता है एक। ये रहा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, ये सब लेवल हैं। अब इसके जो हैं मॉलिक्यूलर लेवल और केमिकल चेंजेस, कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब। माइनर एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स जो थोड़े कम मात्रा में होते हैं, उसमें पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट बेसिकली एडिशनल एलिमेंट रिक्वायर्ड टू ट्रेस अमाउंट ऑफ वेरी मिनट क्वांटिटी 0.2 टोटल मास ऑफ बॉडी। ट्रेस एलिमेंट आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, ये सब होते हैं, मतलब जो थोड़े और कम मात्रा में चाहिए होते हैं। और इस टेबल को जरूर लेना अगर आपको एकेटीयू में के एग्जाम में देना है, तो इस टेबल में सब कुछ दिया है कि ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा डेफिनेशन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लेसर एलिमेंट जो हमारी बॉडी में कम होते हैं, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम। अगर आपको एकेटीयू की कॉपी में लिखना है तो आप क्या करेंगे, एकेटीयू की कॉपी में अगर आपको बेसिकली ये सब कुछ लिखना है बी फार्मा में,
तो आप कोई भी 5 से 6 एलिमेंट चुनकर उनके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा ही बॉक्स बनाएंगे और उसमें ऐसे लिखेंगे तो फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, पूरा छापने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आप एक सपोज 1 2 3 4 5 बस इतना ही बहुत है, 5 पॉइंट ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या होता है, मतलब यार ये है कि मतलब हमें ना ओवरऑल पूरी बॉडी के बारे में भी जानना है, ऐसा कुछ इसमें बहुत हार्ड नहीं है कुछ भी, ये सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। लिपिड क्या होता है? लिपिड हमारी बेसिकली क्या होती है? वसा। वसा समझते हो आप? फैट हमारी बॉडी में होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो बेसिकली वाटर। वाटर तो आपको पता है, मिनरल मिनरल आपको पता है, मिनरल हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि क्लोराइड है, सोडियम है, इस सब टाइप के मिनरल्स की हमें ज़रूरत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब कुछ है। प्रोटीन, प्रोटीन हमारी स्ट्रक्चरल बॉडी जो वर्क करती है वो बेसिकली प्रोटीन से ही करती है। तो प्रोटीन द एक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। फर्दर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या होता है? न्यूक्लिक मतलब जो आपकी जीनोमिक स्ट्रक्चर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें कि आपके डीएनए, आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए सब कुछ इंक्लूड होता है। अदर कंपाउंड में एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एटीपी क्या है? हमारी एनर्जी है। एटीपी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है बेसिकली। उसके बाद सेल्यूलर लेवल है, सेल्यूलर लेवल में तो ये सब कुछ तो आप फिर पढ़ सकते हो, अगर आपको पढ़ना है तो। सब उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है? टिश्यू लेवल में बेसिकली ये देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, मसल, नर्वस, कनेक्टिव। वैसे होता तो एक और नहीं, 4 ही होते हैं, ठीक है। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल में क्या होता है? ऑर्गन लेवल में मतलब आप किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन आपकी किस लेवल से इंडिकेट है, मतलब कि जैसे स्टमक है, लीवर है, किडनी है, आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सब होते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हार्मोन की बात होती है। नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन से रिलेटेड सारी बातें होती हैं। इम्यून सिस्टम में आपकी आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड बातें होती हैं। स्केलेटल सिस्टम में आपके जॉइंट्स से रिलेटेड बातें सारी होती है। रेस्पिरेटरी में आपका लंग्स रिलेटेड है। सर्कुलेटरी में आपका हार्ट रिलेटेड है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके ना थोड़ा सा मैं जगह कर लूँ समझाने के लिए, तभी समझा पाऊंगा। ठीक है, देखो अब क्या है। रिप्रोडक्टिव में आपका जेनाइटल से रिलेटेड है। मस्कुलर में आपका वही मसल्स रिलेटेड है। डाइजेशन में डाइजेशन आपको पता है, ये सब कुछ इसको आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो वहाँ पर कॉपी भरना ऐसा ही होता है कि आप फ्लो चार्ट, देखो अगर आप एक के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपको सिर्फ वही काम करने हैं अपनी कॉपी में। तो फ्लो चार्ट्स बनाइए, थ्योरी लिखिए, थ्योरी, फ्लो चार्ट्स एंड कुछ बॉक्स टाइप में इस टाइप से डिफरेंस बिटवीन इस टाइप से लिखिए। मतलब ज़्यादा थ्योरी मत लिखिए, बस आप फ्लो चार्ट्स और अपनी अदर एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए। अब बातें करते हैं हम बॉडी सिस्टम्स। बॉडी सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख चुके हैं पीछे। मस्कुलर सिस्टम में स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल पढ़ लेना ये सब तो, क्योंकि आपको इतना तो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत तो आप जानते हो गए। ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते। जैसे कि आपको स्मूथ मसल में इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इन्वॉल्व द अदर ऑर्गन। स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल आर वॉलेंट्री इन नेचर। वॉलेंट्री मतलब जिसको आप हिला डुला सकते हो। यहाँ पर आपका इनवॉलेंट्री नेचर, इनवॉलेंट्री तो कार्डियक मसल है। कार्डियक मसल आपके तरीके से थोड़ी ना काम करेगी, हार्ट आपके तरीके से थोड़ी ना मूव करेगा। कि हाथ की मसल से उनको जब आप चाहो उठा सकते हो, जब आप चाहो लिटा सकते हो, जब आप जो चाहो वो कर सकते हो। बट कार्डियक मसल में ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी कार्डियक मसल काम करना बंद कर देगी, जब हम कहेंगे रुक जाएगा हार्ट, जब हम करेंगे जब वो चालू हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि कार्डियक के अंदर एक पेस मेकर होता है जो कि स्वयं मतलब सेल्फ ही जनरेट करता है क्या? पावर, ठीक है ना। तो उसको पेस मेकर बोलते हैं।
ये सब चीज़ें आपको वैसे पता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपने 12th में बायोलॉजी तो पढ़ी ही होगी, और नहीं पढ़ी है तो फिर आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको इतना भी नॉलेज नहीं होगी तो फिर तो मुश्किल है। पहले आपको अपना बेस तो मजबूत बनाना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप कोई इमारत बनाते हो तो यहाँ पर उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता ही होता है, तो आपको बेस तो इतना स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। उससे पहले तो कुछ भी पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि है, चाहे वो फार्मेसी हो या चाहे कोई अदर फील्ड हो, ठीक है। उसके बाद एस्किरेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। रिप्रोडक्टिव भी दो टाइप से डिवाइड है, एक फीमेल है एक मेल है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में 101% बात आएगी आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो डिफाइंड एज हार्ट के बारे में आपका पूरा सर्कुलेशन कैसे होता है। रेस्पिरेटरी में आपका लंग, मैंने पीछे बताया था कि यहाँ पर लंग्स की बातें होंगी। स्केलेटन में आपके बोन्स की बातें होंगी कि बोन्स आपकी कैसे वर्क करती है। इम्यून में आपके इम्यूनिटी की बातें होंगी कि इम्यून सिस्टम कैसे रेस्पॉन्स करता है जब कोई फॉरेन बैक्टीरिया, फंगी, वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, सब में इम्यून सिस्टम। ये सब आगे आप फर्दर डिटेल्ड पढ़ोगे, बट अभी एक नॉर्मल चीज़ के लिए अब इसलिए अब नॉर्मली बता रहा हूँ मैं। नर्वस सिस्टम में फिर से आप पीएनएस, सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब ना हार्मोन सेक्रेटरी हैं, जहाँ पर भी आपके हार्मोन की बातें होंगी। यहाँ पर बेसिक लाइफ प्रोसेस में देखो, मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिवनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इसको छोड़ सकते हो। बेसिकली इसमें ऑर्गेनाइजेशन को मत छोड़ना, और एक इसको छोड़ सकते हो, ये दोनों छोड़ सकते हो, और ये सब तो इम्पोर्टेंट है। देखो, पढ़ना आपको ही है, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि ट्यूब में आपको करना क्या है। हीमियोस्टैटिस क्या होता है? हीमियोस्टैटिस स्टैटिक मीन्स द स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टैंडिंग द सेम विच कंडीशन दे, ठीक है। होमियोस्टैटिस एंड कंट्रोल मैकेनिज्म, इस पे देख सकते हो आप। देखो, रिसेप्टर अब जब आगे आप पढ़ोगे ना फर्दर, अभी तो आपने मतलब फार्मेसी फील्ड में कदम ही रखा है, जब आप आगे जाके पढ़ोगे कि कौन सी ड्रग किससे बाइंड होती है, प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, ड्रग बाइंडिंग क्या होता है, वहाँ पर आपको रिसेप्टर्स का काम याद आएगा कि कौन से रिसेप्टर से कौन सी दवा बाइंड हो रही है। जैसे कि आइबुप्रोफिन नाम की एक टैबलेट है जो कि आपकी क्या है, जो कि आपके दर्द में काम आती है। बेसिकली पेन किलर है, तो पेन किलर में क्या क्या होता है वो सब आप आगे जानोगे जब आप फर्दर फार्मेसी में आगे बढ़ोगे। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है। इफेक्टर और कंट्रोल सेंटर, ये देख सकते हो आप, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिव में तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस टाइप के डायग्राम्स प्रेजेंट करें। वहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म देखो भाई, फीडबैक दो ही तरीके के होते हैं, बेसिकली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में, अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बॉडी में पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। नेगेटिव है तो नेगेटिव से भी आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बॉडी में नेगेटिव ही होगा। अब बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, ये कुछ इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपाइन, प्रॉन, मिडियन, ये सब पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन पोस्टीरियर एंड, डिफाइन सुपीरियर एंड, डिफाइन इंटीरियर, डिफाइन लेटरल पोजीशन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि भाई हमने तो दिया है एग्जाम, कुछ मत याद करो, इस डायग्राम को रट लो तो आपको पता चल जाएगा कि सजेटल प्लेन क्या होता है, कोरोनल प्लेन क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, बहुत है ना। बॉडी कैविटीज़, कौन कौन सी हमारे अंदर बॉडी कैविटीज़ होती है? देखो, इसको बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, जो जो हमारे दिमाग के अंदर होती है ना, इसको क्रेनियल कैविटी बोलते हैं, क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक मतलब जो आपका आगे धड़ वाला पार्ट होता है, ठीक है। एब्डोमिनल मतलब आपका पेट वाला भाग जो होता है, स्टमक वाला पार्ट, एब्डोमिन। पेल्विक कैविटी मतलब आपके नीचे जहाँ पर आपके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उस वाली बात कर रहा है उस कैविटी की। पेल्विक कैविटी वही आपके पेल्विक रीजन में। जो स्पाइन कैविटी मतलब जो आपके पीछे स्पाइनल कॉर्ड वाली होती है, ठीक है, इसको डोर्सल बोलते हैं इधर वाले को, और इधर वाले को वेंट्रल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसने इसकी समरी दे दी है, समरी आप खुद से पढ़ेंगे, कोई समरी
समरी जब होता है कि आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया गया है एंड देन आप समरी उसके बाद इसकी पढ़ लेंगे। उसके बाद सेलुलर लेवल, नेक्स्ट वीडियो में मैं सेलुलर लेवल के बारे में पूरा समझाऊंगा विद अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कितने अच्छे से टॉपिक को समझ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ईजी है। देखो फार्मेसी, अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ लास्टली जो मेरी हैं। देखो बहुत हमेशा ध्यान रखना, आपने अगर AKTU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और आपकी यूनिवर्सिटी AKTU है तो आपके बी फार्म के एग्ज़ाम होंगे। आपका पेपर आएगा बेसिकली 75 मार्क्स का, जिसमें कि 10-10 के आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर यहाँ पर हो गए। 7-7 नंबर वाले आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर यहाँ हुए। 2-2 नंबर वाले आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर यहाँ हो गए। तो अब आप ऐड कर सकते हो 5, 3 और 3 6, सॉरी यहाँ पर ना 10-10 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5, 6 और 1 7, 75 होगी। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 करने हैं। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 करने हैं, 3 में से कोई भी 2 करने हैं। और यहाँ पर आपको 10 ही मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 के 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो ऐसे मिला के आपका कुल मिला के पेपर होगा फिर 75 मार्क्स का। हमेशा ध्यान रखना 75 में अब आप ऐसा नहीं है आप 25 पर पास हो गए अगर आपको स्कूल से 25 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर 50 में से आप पास हो गए, कि वहाँ पर 75 प्लस 25 नंबर इंटरनल होते हैं आपके कॉलेज की तरफ से। 100 में से आप 50% पर पास होते हो। बी फार्मा में ये हिसाब है, 33% वाला कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। और AKTU में एक बात और देख ली है मैंने, कितने साल यार हमें भी हो गए पढ़ते पढ़ते AKTU यूनिवर्सिटी में ही, और इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने दे लिए। मुझे एक बात पता चल गई, यहाँ पर आपकी नॉलेज को कोई जज नहीं करता, आपको नॉलेज है या नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा CGPA 8 चल रहा है, इसका कारण यही है, मेरे को इतना ज़्यादा मैं कुछ खास नहीं लिखता, क्योंकि मैं ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो मैं इतना कुछ खास नहीं पढ़ता हूँ। बट लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है तो आपको नंबर यूनिवर्सिटी देगी ही देगी, कोई डाउट नहीं है। कम आए ज़्यादा है वो बात अलग है, बट आज मार्क्स आपको 101% मिलेंगे। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।